G7। ये G7 का स्टेज है, G सेंटर पे है, but let me tell you all, India is not the part of G7 club. Yeah, without having a seat on the table, we just stole this show. तो पहले समझ लेते हैं G7 ये क्या। G7 is the group of countries, आप ऐसे इसे समझ सकते हो देसी भाषा में, एलिट लोगों का, एलिट कंट्रीज का ये ग्रुप है। बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज इसमें, जैसे कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली, जो इस बार का G7 2024 वाला समिट होस्ट भी कर रहा है। नाउ आपको क्या एक क्वेश्चन नहीं आता है कि G7 है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 1973 की बात है, तब बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस हुआ था अक्रॉस द ग्लोब, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े थे और तब जो एलीट इकोनॉमीज हैं उन्होंने सोचा कि हमें माई बाप बनना चाहिए एंड वी शुड जस्ट टेक केयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तब एक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, पहली समिट होती है 1975 में G6 के नाम से, ठीक है, क्योंकि कनाडा ने 1976 में G7 को ज्वाइन किया, मतलब उसके ज्वाइन करने से इनफैक्ट ये G7 बना। बात आगे बढ़ती है 1994 में रशिया आल्सो वांटेड टू ज्वाइन, बोला कि यार हम भी हैं कुछ, रिकॉग्नाइज अस, क्योंकि यूएसएसआर का फॉल डाउन हुआ था 1991 में, 1992 में, उसके बाद रशिया थोड़ा सा पागल हो गया था, बट या 1994 में G7 गॉट कन्वर्टेड इनटू G8, लेकिन उसे पहले ही फुर्सत से निकाल दिया गया था इन द ईयर ऑफ 2014। क्यों? क्योंकि उसने क्रीमिया पे एनेक्सेशन कर दिया, चढ़ाई कर दी, एंड दैट वाज नॉट एप्रिशिएबल स्टेप एट ऑल। तो G8 वापस बन चुका है G7 नाउ। और अब हम रियल बात पे आ जाते हैं, G7 को इंडिया की जरूरत क्यों है? Why G7 wants India? क्यों मोदी जी को सेंटर स्टेज दिया गया? देखो, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, वो बहुत सारे G7 कंट्रीज की इकोनॉमी से आगे है। We are than $4 billion की इकोनॉमी एंड they just can't ignore us, right? Okay. दूसरा और ऑब्वियस रीजन ये है कि to counter China has become now a global aim, has become global aim now, okay? और चाइना को अगर काउंटर करना है तो इंडो पैसिफिक एरिया में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे रिलायबल पार्टनर हो सकता है? You guessed it right, it is India. So to counter China, they just cannot ignore India, right? Okay, मेरे पास तीसरी वजह भी है कि क्यों G7 इंडिया को इन्वॉल्व कर रहा है, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है G7 कंट्रीज के मेंबर्स के साथ। तो they are just not ignoring us, they are involving India everywhere. So इन सारे reasons को मिलाकर India becomes irreplaceable. Okay, now comes to our part. हम क्यों G7 में जाना चाह रहे हैं, या we are just enjoying the G7 summit so much? Hashtag melody वाला reason को अभी छोड़ देना, चीजों पे फोकस करते हैं, मेन चीज पे फोकस करते हैं। We just want to participate in this G7 summit, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए वो ग्रेट इकोनॉमीज हैं। अगर हमें एक ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो वी नीड टू एंटर इन द जियोपॉलिटिकल गेम्स एट द स्टेज। जब मोदी जी रवाना हुए थे G7 समिट के लिए, इटली में सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने एक ग्राफ अपलोड करना शुरू कर दिया कि एक तरफ है G7 कंट्रीज की जीडीपी और एक तरफ है इंडिया की जीडीपी, एंड देयर इज नो कंपैरिजन। एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है दोनों में, एंड दैट शोज कि अगर कोई इंडिया में इन्वेस्ट करता है या इंडिया की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है तो वो दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन होगी। सो G7 इंडिया रिलेशंस इस तरीके। तो फिलहाल का G7 ऑपरेट कैसे करता है, बहुत ज्यादा इंट्रिकेसी इसमें नहीं जाते हैं, बट आप एक निमोनिक रख सकते हो कि ESE फॉर्मूला पे हमारा G7 क्लब काम करता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखता है, सिक्योरिटी एंड एनर्जी मैनेजमेंट, मतलब सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जीज के ऊपर ये पॉलिसीज बनाता है, एम्स बनाता है, ESE फॉर्मूला। So now we are coming to a very important portion of the video, and that is what are the key takeaways of this G7 Summit 2020. इतने सारे फन इवेंट्स, सारा एंजॉयमेंट हमने देखा G7 Summit का, but what's the hits and misses of this G7 Summit? इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सेंटर फोकस दिया गया गाजा को, भी तबाही मच रही है, ये अश्योरेंस दिया गया कि वहाँ पे और भी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, एक 2 स्टेट सोल्यूशन पे फोकस किया जाएगा, और कोई
ना हो उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। और इसमें बहुत सारे यूरोपियन देश ने पैलेस्तीन को एक फुल स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया है एंड इजराइल को बहुत सारे सैंक्शन से बांधने की कोशिश भी करती है। बट आई थिंक इजराइल को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। व्हाट डू यू थिंक? आप इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को रोक सकते हो ऐसे समिट्स के थ्रू? ओके, सेकंड टेक अवे पे लाते हैं चाइना। ऑफ कोर्स चाइना को हम कहीं पे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो चाइना को बोल दिया गया, आप जो रशिया की हेल्प कर रहे हो ना, डोंट डू दैट। उनके ऑफिशियल्स को एक क्लियर नोटिस भेज दिया गया है, प्लीज डू नॉट escalate what Russia is doing to their borders. Number 2 thing, उनके Belt and Road Initiative को काउंटर करने के लिए हमने अपना एक न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत करी है, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इस पे जोरों शोरों से काम होना शुरू भी हो चुका है। आफ्टर चाइना रशिया, ऑफ कोर्स रशिया के साथ ज्यादा ही बुरा हो गया है इस G7 समिट में। एक्चुअली थोड़ा सा कंटेक्स्ट बताती हूँ कि हर एक कंट्री के ना फॉरेन एसेट्स होते हैं, कुछ पैसे फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टेड, और रशिया के उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को फ्रीज कर दिया गया है बाय G7 कंट्रीज। फ्रीज तो कर दिया, दैट इज स्टिल ओके, बट उन पैसों को डाइवर्ट कर दिया है यूक्रेन की रीबिल्डिंग एंड इट इज नॉट $30 बिलियन। मतलब मेरा पैसा मेरे दुश्मन के लिए यूज हो रहा है। आपको क्या लगता है कि रशिया का काउंटर अटैक क्या हो सकता है, मतलब क्या कर सकता है पुतिन? ओके, इसके अलावा भी रशिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो ऑयल सैंक्शंस तो ऑलरेडी रशिया पे लगे हुए थे कि इनसे ऑयल कोई नहीं खरीदेगा। स्टिल एक वार्निंग पास कर दी जाती है G7 समिट में, कोई भी कंट्री अगर ऑयल खरीद रहा है रशिया से, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। और एक सीक्रेट बताऊं, इंडिया इज स्टिल परचेसिंग ऑयल। तो आप सैवेज लेवल देखो इंडिया का, है ना? सैवेज लेवल और आएगा। ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट गाजा, चाइना, रशिया, एंड नाउ कम्स टू द इलीगल माइग्रेशन। एक्चुअली ये इटली की थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम है, क्योंकि इटली का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उस हिसाब से अफ्रीकन बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन से वहां पे आ रहे हैं। रीजन बीइंग अफ्रीका इज द स्टिल अ वेरी अंडर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। क्या आप जानते हो कि अफ्रीका अंडर डेवलप्ड है, लेकिन बहुत सारे मिनरल्स और बहुत ज्यादा मैन पावर वहां पे भी है। आज के डेट में भी फ्रांस की बहुत सारी गवर्नेंस आपको अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिले, और फिर वहां पे वो रिवोल्ट हुआ था कि फ्रांस हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा और वहां की गवर्नेंस से अफ्रीका का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए उनको सपोर्ट करने कौन आता है? यू नो दैट, रशिया। तो आज के दिन में रशिया की गवर्नेंस चल है अफ्रीका के बहुत सारे देशों में। मे बी दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। इसलिए G7 समिट में अफ्रीका को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया कि अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ, अफ्रीका का डेवलपमेंट बढ़ाओ, सो दैट ये जो रशिया वाला फैक्टर अफ्रीका से एंटर हो रहा है ना, दैट शुड नॉट हैपन। बाकी हमने AI पे भी बात करी है कि AI को फेयर, ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। AI फॉर ऑल वाला मिशन भी स्टार्ट किया है और इसमें इंडिया को ज्यादा तवज्जो दिया गया है। इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉर AI को ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है। AI के अलावा हमने क्लाइमेट चेंज पर भी ध्यान दिया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जितने भी कमिटमेंट्स हैं, इंडिया उनसे बहुत क्लोज है। नेट जीरो बाय 2070 इंडिया उस पर जोरों शोरों से काम कर रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस क्लाइमेट चेंज, इंडिया की बहुत सारे इनिशिएटिव्स का डिस्कशन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हुआ है, जो है एक पेड़ माँ के नाम, जो नरेंद्र मोदी साहब ने अपने 3rd टर्म की शुरुआत करी 5 जून से, जो इन्वायरमेंट डे भी होता है, तो उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम वाला इनिशिएटिव शुरू किया था। इसके अलावा मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट को भी तवज्जो दिया गया, डिस्कशन हुआ उसमें। तो इंडिया के लिए, इंडिया इज लाइक हर जगह से मक्खन मिल रहा है। ओके, क्लाइमेट चेंज के अलावा थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिल जाता है व्हेन इट कम्स टू विमेन राइट्स, और खासकर एबॉर्शन वाले टॉपिक को जब डिस्कस किया गया, हालांकि इसमें कोई कंक्लूजन नहीं आया है बिकॉज ऑफ फाइट्स। देखो, इटली को एक अच्छा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बनना है, मतलब मेलोनी मैडम का ये एम है कि हम अच्छे क्रिश्चियंस बने, और अच्छे क्रिश्चियंस को अबॉर्शन अलाउड नहीं होता। सो दे वांट देयर कंट्री टू बी लाइक दैट। जबकि फ्रांस के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्रांस एज अ कंट्री एक सेंट्रिस्ट कंट्री है, और दैट इज ओके फॉर देम। मतलब बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा राइटिस्ट भी नहीं है, है ना? तो
अबॉर्शन वाले टॉपिक में फ्रांस और इटली का बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो देयर इज नो कंक्लूजन एज सच फॉर दैट. सो दीज ऑल वर द की टेक अवेज. व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन. एक बहुत बड़े डिसीजन लिए गए हैं, बट अब देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है. लेट्स सी इंडिया के कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं. लाइक रशिया नाराज हो चुका होगा अब तक हमसे बिकॉज ऑफ ऑल दीज व्हाट हैपेंड एंड वी शेयर अ गुड बॉन्ड विद रशिया, है ना. सो इजराइल भी थोड़ा सा नाराज होगा बिकॉज वी हैव गुड बॉन्ड विद इजराइल आल्सो, एंड इजराइल के फेवर में एक्चुअली कोई बात हुई नहीं है. तो यू टेल मी, आपका ओपिनियन मुझे बताओ, एंड प्लीज आई नीड योर हेल्प टू स्प्रेड द कंटेंट अक्रॉस. मैं चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपके सामने ला रही हूँ सो दैट यू जस्ट गेट थिंग्स अप. एक बार आप सुन लो, पढ़ लो, समझ लो, आपके दिमाग से वो चीज लेना, है ना. बार बार मदद ना करेगी, दोबारा देखना पड़ेगा. बाकी आपको कोई और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. Then goodbye.